This conference will now be recorded. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम गर्भपोषण आयुर्वेदीय शरीर का छठा लेक्चर देखने जा रहे हैं और आशा है इस लेक्चर में हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पिछले लेक्चर में हमने गर्भ कैसा परजीवी होता है, परतंत्र होता है और प्लासेंटा से हमने अपरा, जिसे आयुर्वेद में ग्रंथों में अपरा शब्द आया है, वो सभी डिटेल्स हमने देखे थे। उससे आगे का जो विषय वस्तु है उसके और हम जाएंगे। तो अपरा क्या है? गर्भस्य नाभि नाड़ी प्रतिबद्धा अपरा इति लोके। सो अपरा कैसे तैयार होती है? माता के रस धातु के 3 भाग होते हैं, विभाग होते हैं, और फिर वो 3 विभाग कैसे काम करते हैं। एक पहला विभाग तो माता के आहार का माता के शरीर का पोषण करता है। दूसरा भाग जो है वह अपरा निर्मिति का कार्य करता है और तीसरा जो है वो स्तन पोषण और स्तन्य निर्मिति का कार्य करता है। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। ठीक है, तो उससे आगे जाते हैं। गर्भनाभि नाड़ी जो विषय आता है तो उसको हम समझेंगे, उसको हम जानेंगे। तो गर्भनाभि नाड़ी क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड। तो वहां पे हमने उस लेक्चर में ये भी देखा था दूसरे कि आधुनिक दृष्टि से अपरा के या प्लासेंटा के कौन कौन से कार्य होते हैं, ये स्लाइड भी आप देख चुके हैं। तो ये भी हमने देखा था। functions of the placenta according to modern science, that is it acts like a respiratory function, then excretion like kidneys, nutrition, okay? तो अपरा से न्यूट्रिशन भी प्राप्त होता है, इम्यूनिटी डेवलप होने में फीटस के या गर्भ की मदद मिलती है, देन एंडोक्राइन हार्मोन्स भी प्राप्त होते हैं बालक को। ठीक है, तो ये प्लासेंटा के बारे में हमने डिस्क्रिप्शन देखा था। उससे आगे गर्भनाभि नाड़ी जो है उसका वर्णन देखें। तो सबसे पहले तो चरक शारीर स्थान के 6ठे अध्याय के टीका में चक्रपाणि दत्त समझाते हैं नाभि संसक्ता नाड़ी नाभि नाड़ी। तो नाभि से यानी अम्बिलिकस से कनेक्टेड जो नाड़ी यानी कॉर्ड है उसे गर्भनाभि नाड़ी या नाभि नाड़ी कहते हैं। तो हमने अपरा के वक्त ये श्लोक देखा है, फिर एक बार यहाँ पे देखते हैं। अपरा गर्भस्य नाभि नाड़ी, फिर यहाँ पे भी नाभि नाड़ी शब्द आता है। तो अपरा और गर्भ, इन दोनों के बीच में अगर कोई नाड़ी या प्रवाह है, ट्यूब है, तो वह है नाभि नाड़ी। तो फंक्शंस ऑफ नाभि नाड़ी सुश्रुताचार्य डिस्क्राइब करते हैं। मातुस्तु खलु रसवाहायाम नाड्याम गर्भ नाभि नाड़ी प्रतिबद्धा। तो माता के जो रसवह नाड़ियां है यानी पोषण करने वाली जो नाड़ियां रहेंगी, रस धातु जो आद्य रस धातु कहलाता है, आद्य धातु कहलाता है, उसी से रस से रक्त, रक्त मांस, मांस से मद, मेद इत्यादि निर्मित होती है। पर धातु पोषण होता है, एक धातु से दूसरा धातु बनता है। ये सभी रस धातु से ही बनते हैं, इसलिए रस धातु जो गर्भ तक पहुंचता है वह माता की रसवह नाड़ी से पहुंचता है, और ये माता की रसवह नाड़ी जो कनेक्टेड रहती है वो अपरा से, अपरा गर्भनाभि नाड़ी के द्वारा गर्भ से कनेक्टेड रहती है। तो इस पद्धति से आयुर्वेद में सुश्रुताचार्य वर्णन बताते हैं। तो ये फीटल सर्कुलेशन भी आपको अच्छे से पता है, तो फिर एक बार जस्ट रिकैप करेंगे। गर्भनाभि नाड़ी या अम्बिलिकल कॉर्ड समझने के लिए ये प्लेसेंटा के बारे में हमने विस्तार से देखा है। उसे अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या है? 2 वस्तुएं रहती है, एक तो रहेगी अम्बिलिकल आर्टरी और दूसरी रहेगी अम्बिलिकल वेन। तो यहाँ पे इस चित्र में आप जो देख रहे हैं सामने, यहाँ पे विशेषतः वॉयलेट कलर से जो है वो अम्बिलिकल वेन दिखाई गई है, और रेड कलर से जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड और ऑक्सीजन पुअर ब्लड और मिक्स ब्लड, इस पद्धति से आप उसको जान सकते हैं। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो पहुंचता है प्लेसेंटा से सीधा डक्टस वेनोसस में। ठीक है, और वहां से आप जानते हैं वहां से वो होते हुए जाता है
हार्ट में, और फिर हार्ट से रेगुलर पंपिंग होता है। अभी देखिए अम्बिलिकल वेन जो है वो यहाँ से निकलती है और वो फिर दोबारा अपरा में यानी प्लासेंटा में आती है। इस प्रकार का वो सर्कुलेशन जो है फीटल सर्कुलेशन है, और गर्भनाभि नाड़ी यानी अम्बिलिकल कॉर्ड का इसमें महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, तो एक संपूर्ण ग्लांस अगर चित्र देखे, ग्रॉस हम समझे इसको, तो एमनियोटिक फ्लूइड हम जान चुके हैं अम्बु देखते वक्त। अम्बिलिकल कॉर्ड प्लासेंटा से कनेक्टेड है, और अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो फीटस के नाभि तक अम्बिलिकस तक आती है। ठीक है, आगे जाते हैं। टॉपिक में आता है जरायु। तो जरायु क्या है? तो जरायु यह एक आवरण है। तो इसको हम एमनियोटिक सैक के तौर पे भी देख सकते हैं, और कुछ लोग इसको वर्निक्स कैसियोसा, ठीक है, इस पद्धति से भी उसको बताते हैं कि वर्निक्स कैसियोसा, एमनियोटिक सैक, ये सभी जरायु के ही रूप है। तो डलनाचार्य सुश्रुत के टीका के ऊपर बताते हैं, जरायु गर्भ वेष्टन रूपा चर्म विशेषा। तो एक चर्म विशेष है, नहीं यानी एक स्किन वैरायटी या स्किन टाइप है। चर्म यानी स्किन, और वह क्या है? गर्भ वेष्टन रूप है। वह गर्भ का वेष्टन यानी क्या है? उसका कवरिंग। तो गर्भ का कवरिंग जैसा वह है, इसलिए उसको जरायु कहा है। ठीक है, और आगे जरायु उल्बाकारो, उसका आकार बताते हैं। वो कैसे है? उल्बाकार है। येन वेष्टिताः प्राणिनो जायन्ते। इसीलिए जो सस्तन प्राणी रहते हैं वो उल्ब में यानी वो जरायु में उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनको जरायुज कहा है। तो देखिए हम इसका अंग्रेजी अनुवाद देखेंगे। जरायु इज अ क्लियर कलरलेस मेम्ब्रेन which covers the fetus. This can be correlated with vernix gaseosa, which is a layer of cheese-like greasy protective material that covers the skin of a fetus and neonate. Okay, जब ये बालक माता के शरीर से गर्भ से बाहर आता है तो उसके आप जरायु के कुछ टुकड़े इस वर्निक्स कैसियोसा के जो चीज जैसा आवरण जो है शरीर को लगा हुआ देख सकते हैं। It is produced by sebaceous glands of skin and contains skin scales and fine hairs. ओके, तो ये हो गया वर्निक्स कैसियोसा के बारे में, और उसको अमनियोटिक सैक जो है उसको भी जरायु कहा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्तन्य निर्माण। तो ये गर्भ जब माता के शरीर से बाहर आएगा तो उसे बालक कहेंगे। तो बालक के पोषण के लिए स्तन्य की आवश्यकता होगी। माता से वह गर्भनाभि नाड़ी से कटा संबंध जो है वो कट जाएगा। अब तब उसको पोषण के लिए माता के ही शरीर के घटक उसको शुरुआत में लगते हैं, और ब्रेस्ट मिल्क जिसे हम कहते हैं वो स्तन्य है। स्तनात जायते इति स्तन्यम, यानी स्तन से उत्पन्न होते हैं, ब्रेस्ट से उत्पन्न होते हैं, इसीलिए उसको स्तन्य कहा है आयुर्वेद में। तो सुश्रुताचार्य कहते हैं, गृहीत गर्भनाम आर्तववहानाम स्रोतसाम वर्तमानी अवरुध्यन्ते गर्भेन। तो आर्तव वह स्रोत जो है जिसकी गर्भधारणा होती है, उस स्त्री का आर्तव वह स्रोतस अवरुद्ध हो जाता है यानी ब्लॉक हो जाता है। तस्मात्, इसलिए गृहीत गर्भानाम आर्तवम न दृश्यते, इसलिए प्रेगनेंसी यानी कंसेप्शन के बाद जो मेंस्ट्रुएशन है वह रुक जाता है। ततस्तत अधाहा, और इसके बाद क्या होता है? वो जो अधा प्रतिहत मेंस्ट्रुएशन या आर्तव है वो अधा प्रतिहत, यानी वहां पे उसका जो लोअर साइड फ्लो है अपान वायु के द्वारा जो उसका निष्क्रमण होता है मासी रजस्त्री नामी स्वरूप से, वह रुक जाता है, और वह अधा यानी नीचे के मार्ग को ब्लॉक होने की वजह से वो ऊर्ध्व मार्ग में आता है। और ऊर्ध्वगामी होने के बाद वह क्या क्या करता है? अपरम च उपचीयमानम अपरे इति अभिधीयते। अपरा यानी प्लासेंटा का वह निर्माण करता है या पोषण करता है, उसे अपरा कहते हैं।
यानी अधप्रतिहत आर्तव जो है वह ऊपर आने के बाद उसके दो कार्य होते हैं, एक तो अपरा निर्मिति और पोषण, और शेषम च यानी बचा हुआ जो है ऊर्ध्वतरम आगतम और थोड़ा ऊपर आता है, और पयोधरा अभिप्रतिपद्यते, और वह पयोधर यानी ब्रेस्ट जो है, स्तन जो है उनके पास आता है या उनको वहां तक पहुंचता है, ठीक है, और स्तनों का पोषण करने लगता है। तस्मात गर्भिण्याः पीन यानी इसीलिए गर्भिणी के, प्रेग्नेंट लेडी के स्तन जो है वो पीन यानी पुष्ट हुए, उन्नत यानी साइज में बड़े, आकार में बड़े, पयोधरा भवंती या वह स्तन्य का, पय का, पय यानी शब्दशः अगर उसका अर्थ करे शब्दार्थ तो वह हो जाता है दूध, वह दूध का आधार हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से thus the pregnant woman will have engorged and elevated breast। तो आप ये रचना शारीर विषय में ब्रेस्ट की एनाटॉमी देखे हुए, ठीक है। तो एरियोला, देन निपल, और ये होता है मिल्क डक्ट, और मिल्क डक्ट के अंत में, ठीक है, वो लोब्स रहते हैं जहां से मिल्क सिक्रेशन होता रहता है। ओके, तो आगे जाते हैं इसको समझने के लिए। और वह स्तन्य कैसा रहता है? रस प्रसादो मधुराः पक्व आहार निमित्तजा कृत्स्न देहात स्तनौ प्राप्ताः स्तन्यम इति अभिधीयते। तो आपको ऐसे क्यों आ सकता है? स्तन्य निर्मिति कैसे होती है? स्तन्य निर्मिति के कारण, या सिर्फ स्तन्य, ठीक है, या बालक का पोषण। अभी आगे जाते हैं। तो रस प्रसादो मधुराः, the sweet essence of rasa produced as an outcome of आहार पाक। तो ये रस जो उत्पन्न होता है उसकी टेस्ट, रस यानी टेस्ट, मराठी में चव जो होती है वह मधुर होती है, और वो किसका परिपाक है, किसका परिणाम है? पक्व आहार निमित्त जा, यानी आहार के पचन के बाद वह निर्माण होता है रस धातु, और रस धातु का प्रसाद यानी उसका उत्तम भाग जो है मधुर रस युक्त जो होता है वह स्तन में प्राप्त होता है। और वह कहाँ से आता है? संपूर्ण शरीर से आता है, और फिर स्तनों में आने के बाद वह मधुर प्रसादभूत रस जो है वो स्तन्य संज्ञा को, या स्तन्य उससे उत्पन्न होता है। स्तन्य क्या है? ब्रेस्ट मिल्क। अभी आगे देखिए, स्तन्य निर्मिति कैसे होती है, या स्तन्य प्रादुर्भाव कहना चाहिए। स्तन्य उत्पत्ति तो यहाँ तक आ गई, वह आहार से ही होने वाली है, पक्व आहार से होने वाली है, और रस धातु से होने वाली है, इसीलिए रस धातु का ही उपधातु स्तन्य कहा जाता है। आगे जाते हैं। आहार रस योनित्वात् एवं स्तन्यम अपि स्त्रियाः तद एव अपत्य संस्पर्शात् दर्शनात् स्मरणादपि ग्रहणाच्च शरीरस्य शुक्रवत् संप्रवर्तते। तो यह जो है आहार रस योनित्वात् यानी आहार रस से ही बना हुआ होने के कारण स्त्रियों में आहार रस से ही स्तन्यम अपि स्त्रियाः, वो स्तन्य से ही, स्तन्य उसी से आहार रस से ही बनता है, आहार रस ही स्तन्य की योनि है यानी उत्पत्ति स्थान है, यानी आहार रस से ही स्तन्य बनता है। तो वह उसकी व्यक्ति कब होती है? संप्रवर्तते यानी वह कब प्रवर्तन होता है उसका, स्तन ब्रेस्ट मिल्क कब आना चालू हो जाता है? तो टच यानी स्पर्श, संस्पर्शनात्, संस्पर्शात्, विजुअलाइजेशन, दर्शनात् यानी देखने से, स्मरणात् अगर स्मरण हुआ तो, रिमेम्बरेंस, ग्रहणात् बालक को अपने शरीर के ऊपर लिया तो, एम्ब्रासिंग ऑफ द प्रोजेनी, शरीरस्य शुक्रवत् संप्रवर्तते, और hence main cause of the secretion is constant affection towards the progeny। देखिए यहाँ पे आप ये चित्र को अगर देखेंगे तो बालक जो है वो एरियोला को कवर करता है अपने लिप्स से, और फिर यहाँ पे वो जो लोब्स में मिल्क ग्लैंड्स के लोब्स रहते हैं,
वह मिल्क डक्ट से वह ब्रेस्ट मिल्क आते हुए मिल्क साइनस तक आता है और वहां से एरियोला से वो बालक के मुख में आता है। लेकिन इसके लिए स्नेह, माता और बालक का स्नेह, यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ भी उसके आप डिटेल्स देख सकते हो, एनाटॉमी ऑफ द ब्रेस्ट एंड हाउ द ब्रेस्ट मिल्क इज प्रोड्यूस्ड। So this modern science purposely I have included in my presentation because one should understand by modern way also. So anatomy तो हम देख चुके हैं कि ये क्या है, ये लोब्स है, जैसे हमने इस स्लाइड में देखा, तो ये मिल्क ग्लैंड के लोब्स है। ठीक है, और यह मिल्क डक्ट्स है, वो आती है एरियोला तक और एरियोला से निप्पल तक। अब देखिए, जो अगर आप एनाटॉमी ठीक से समझे तो ये पूरा पेक्टोरलिस मेजर के ऊपर फैटी टिश्यू रहता है। ब्रेस्ट माने क्या रहता है, फैटी टिश्यू, मेद धातु रहता है, वो मसल नहीं है, और उसमें ये मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स रहते हैं। ठीक है, और फिर इन्हीं लोब्स को, ये जो लोब्स है, मिल्क प्रोड्यूसिंग लोब्स है, यहाँ पे उसको सराउंड करते हैं बिल्कुल थिन ऐसे मांस धातु यानी मसल्स। ओके, तो कैसे प्रक्रिया होती है देखिए, हार्मोन्स ट्रैवल इन ब्लड टू द ब्रेस्ट टिश्यू। ओके, स्पेशली प्रोलैक्टिन एक्ट्स ऑन मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स, उससे स्तन्य की निर्मित होती है, ब्रेस्ट मिल्क तैयार होता है। और ऑक्सीटोसिन जो है, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन का रोल इसमें है, और प्रोलैक्टिन जो है वह मिल्क प्रोड्यूस करता है, और ऑक्सीटोसिन जो है इट एक्ट्स अपॉन द मसल्स टू इजेक्ट द मिल्क। ओके, और फिर वो मसल्स छोटे से जो है वो दब जाते हैं या कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ मिल्क है, यहाँ से वो मिल्क डक्ट से आएगा मिल्क साइनस में, और वहां से एरियोला से गुजरता हुआ निपल से वो बालक के मुख में जाएगा। तो सबसे पहले प्रक्रिया क्या होने वाली है, बालक का स्मरण हुआ या बालक ने निपल अपने मुंह में ले लिया, तो सबसे पहले वो जो सेंस है या वो जो संवेदना है, वह जाएगी ब्रेन तक, उस माता के ब्रेन तक जाएगी, और वहां पे मैसेज गो टू द ब्रेन टू रिलीज द हार्मोन स्पेशली ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन, एंड देन जो हमने ये प्रक्रिया देखी तो ये ऐसे होता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल पिक्चर मुझे दिखा, इसलिए आपको यहाँ पे समझाने के लिए मैंने डाला है। आगे जाते हैं, सद्योग्रहित गर्भलिंग, यानी अभी अभी कंसेप्शन या गर्भधारणा हुई है, उसके लक्षण आयुर्वेद में बताए हैं। सुश्रुताचार्य कहते हैं, श्रमो ग्लानि पिपासा शक्ति सदनम शुक्र शोणितयो अवबंधा स्फुरणम च योनेः। तो वह बताते हैं कि श्रंस या श्रम, सॉरी, सबसे पहले तो वह है फटीग। श्रम यानी ये शारीरिक थकवा है या शारीरिक थकावट है, फिजिकल एग्जॉस्ट हो जाती है वह स्त्री। बाद में बताया है ग्लानि। नाउ ग्लानि इज एग्जॉस्शन अगेन हियर, सो द फटीग एंड एग्जॉस्शन इज डिफरेंशिएटेड। तो श्रम जो है वो शरीर की थकावट है, और ग्लानि एक पद्धति की, हम कह सकते हैं नींद आने से पहले जो अनकॉन्शियस थोड़ी सी अवस्था रहती है, बार बार झपकियां लगती है, वह है ग्लानि। उसके बाद पिपासा, आप तृष्णा समझ सकते हो, थर्स्ट। शक्ति सदनम यानी वीकनेस इन द थाइज। देन शुक्र शोणित का अवबंध, तो स्टॉपेज ऑफ शुक्र। तो कहने का मतलब क्या है, शुक्र धातु का जो कार्य होता है यानी शोणित प्रवृत्ति या ओव्यूलेशन इत्यादि, वह बंद हो जाएगा। फिर होता है योनिस्फुरन। ठीक है, दैट इज कंपन या थ्रॉबिंग सेंसेशन एट दैट जेनाइटल एरिया, दैट इज योनि। तो मॉडर्न साइंस में भी फटीग, डार्कनिंग ऑफ द निपल्स, nausea, little bit spotting or bleeding, then abdominal pain, sensitive breast, frequent urination, change in the taste, okay, then rhinitis, headache, rise in the temperature और menstrual delay या अमेनोरिया। तो ये भी लक्षण मॉडर्न साइंस में बताए हैं स्त्री रोग विज्ञान विषय में। ये हो गई सद्योग्रहित, अभी अभी गर्भधारणा हुई है, इमीडिएटली दैट
7 डेज में ये लक्षण दिखाई देंगे। उसके बाद में ये कंफर्म हो गई प्रेगनेंसी, उसके लक्षण स्वतंत्र बताए हैं। वो चरकाचार्य का श्लोक यहाँ पे दिया है, आर्तव अदर्शनम अस्य संसरणम अनन्नाभिलाषाः, तो इसको समझेंगे। आर्तव अदर्शन यानी स्टॉपेज ऑफ आर्तव प्रवृत्ति, दैट इज मेंस्ट्रुअल फ्लो इज स्टॉप। आस्य संस्रव यानी एक्सेसिव सलाइवेशन, मुंह में बार बार सलाइवा आएगा। अनन्नाभिलाषा यानी अन्न के प्रति इच्छा बिल्कुल नहीं होगी खाने की, एनोरेक्सिया। छर्दी यानी वोमिटिंग। अरोचक दैट इज टेस्टलेसनेस। देन आगे बताया है अम्लात्मता, अम्ल कामता, सॉरी, तो मैं संस्कृत ही पढ़ू तो ठीक रहेगा। लाइकिंग ऑफ सोअर टेस्ट यानी अम्ल खाने की इच्छा हो। उसके बाद बताया है श्रद्धा। देन प्रणयम, प्रणयनम, उच्चवचेषु भावेषु, तो लाइकिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फूड, बोथ होलसम एंड अनहोलसम, कुछ भी खाने की इच्छा होगी उस स्त्री की, जैसे इमली, अचार इत्यादि। गुरुगात्रता, हेवीनेस ऑफ बॉडी। चक्षुग्लानि, एग्जॉस्शन ऑफ आईज। देन आगे बताया है स्तनयोः स्तन्यम, तो अपीयरेंस ऑफ मिल्क इन ब्रेस्ट। देन उसके बाद ओष्ठ, स्तनमंडल, इन जगहों पे विशेषतः कार्ष्ण्य आता है। ओष्ठ यानी ओठ, स्तनमंडल यानी एरियोला, ठीक है, वो कृष्णता आती है, वो थोड़े ज्यादा ब्लैकिश दिखाई देते हैं। पाद श्वेथु, दैट इज स्लाइट एडेमा इन द फीट, तो पांव के ऊपर सूजन आती है। योनि आटलत्व यानी डायलिटेशन ऑफ योनि, तो ये भी उसमें लक्षण आता है। आगे वर्णन है कि ट्विन प्रेगनेंसी, युग्म गर्भ भी बताया है आयुर्वेद में, उसका भी कभी कभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है, तो उसके बारे में मार्गदर्शन सुश्रुताचार्य करते हैं। बीजे अंतर्वायुन अभिन्ने द्वौ जीवौ कुक्षिम आगतौ यमौ इति अभिधीयते धर्मेतर पुरस्सरम्, so that the बीज divides inside the कुक्षी, that is the uterus, तो बीज जो है वो डिवाइड होता है, यानी उसके भाग होते हैं दो, और वह वायु के प्रभाव में वह बीज जो है वो एक के दो हो जाते हैं, या उसका डिवीजन होता है, और रिसीव्स टू जीवा, और उन दो जीवों में भिन्न भिन्न जीवात्मा प्रवेश करते हैं, which results into the formation of two गर्भ, इससे दो गर्भों की उत्पत्ति होती है। These are known as यमल गर्भ, तो इसको यमल गर्भ कहते हैं या युग्म गर्भ कहते हैं। तो यमल गर्भ नाम से भी प्रश्न आ सकता है, युग्म गर्भ भी आता है, और आयुर्वेद में उसका कारण दिया है वात दोष, और वात दोष के प्रभाव से, इन्फ्लुएंस से बीज जो है, बीज के दो भाग होते हैं। तो रीजन फॉर गेटिंग युग्म गर्भ, दैट इज ट्विन प्रेगनेंसी, इज अधर्म, तो इसका कारण अधर्म बताया है। अधर्म यानी जो आयुर्वेद में कोड ऑफ कंडक्ट बताया है, वो आचरण के दृष्टि से है, स्वास्थ्य के दृष्टि से है, या गर्भिणी परिचर्या के दृष्टि से है, या उससे भी वो स्त्रियों का जो आचरण रहेगा वो ठीक से अगर नहीं रहेगा, या अलग पद्धति से उसमें पॉजिटिव फैक्टर्स हो सकते हैं बहुत सारे, उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि समय मर्यादा है। तो यमल गर्भ के आधुनिक शास्त्र में ट्विन प्रेगनेंसी के लक्षण बताए हैं। सीवियर फटीग, मोर फ्रीक्वेंट एंड अर्लियर फीटल मूवमेंट्स, बहुत जल्दी उसके हलचल गर्भों की जान पड़ती है उस माता को या गर्भिणी को। मोर मॉर्निंग सिकनेस इज देयर, ठीक है। देन हम इसको टेस्ट में यही जाएंगे, वेट गेन, ज्यादा वजन बढ़ता है, और एब्डोमिनल गर्व भी बहुत ज्यादा होता है, और हार्ट बीट जो है एक से ज्यादा उस स्त्री को प्रतीत होते हैं। ये लक्षण हो जाते हैं यमल गर्भ में। देखिए यहाँ पे ट्विन 1, ट्विन 2, तो एक ये सोनोग्राफी का चित्र है, और यहाँ पे जो है आधुनिक कुछ लक्षण आपको प्रकाश डालने के लिए बताए। देखिए यहाँ पे यमल गर्भ के ही बारे में शास्त्रों में चरकाचार्य एक बताते हैं, उसको हम देखेंगे। रक्तेन कन्याम अधिकेन पुत्रम शुक्रेन तेन द्विविधि कृतेन, तो डोमिनेंस ऑफ आर्तव ड्यूरिंग कंसेप्शन रिजल्ट्स इनटू द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल चाइल्ड, एंड दैट ऑफ शुक्र रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ मेल चाइल्ड, ठीक है।
तो ये हम पहले देख चुके हैं कि आधिक्य, ये गुणतः आधिक्य की बात है। If Vayu divides the bija in such a way that if one part has the dominance of Shukra and the other has dominance of Artha, then from the part which has dominance of Shukra, a male child is formed, and from other part the female child is formed. अभी ट्विन में भी एक स्त्री गर्भ होगा, एक पुरुष गर्भ होगा, उसके कारण पहले बताया है चरकाचार्य ने कैसे होता है। दूसरी पद्धति है अगर डिवीजन अलग पद्धति से होता है, इफ ड्यूरिंग डिवीजन बोथ द पोर्शंस हैव द डोमिनेंस ऑफ शुक्र देन बोथ द चिल्ड्रन विल बी मेल, तो दोनों गर्भ जो रहेंगे यमल गर्भ वो मेल बेबी या मेल चाइल्ड रहेंगे। ठीक है। सिमिलरली इफ द बोथ पोर्शंस हैव द डोमिनेंस ऑफ आर्थव देन द बोथ द चिल्ड्रन विल बी फीमेल। ओके, दोनों कन्याएं होगी। इफ एक्सेसिवली विशिएटेड वायु डिवाइड द बीजा इनटू मेनी पार्ट्स, तो दो से अधिक अगर उसके भाग हो जाते हैं विभाजन में, तो these results into the birth of many children, their number depend upon number of divisions. This phenomena is not under the control of oneself and it happens due to one's action during previous life. तो ये यमल गर्भ या दो ट्विंस या उससे ज्यादा गर्भों की निर्मिति ये व्यक्ति के खुद के हाथ में नहीं है, ये पूर्व जन्मकृत कर्मात्मकानी अस्ववशात, तो ये स्ववशात नहीं है, ये बताया है। ठीक है। तो आगे जाते हैं। आधुनिक शास्त्र में अगर आप एक देखें तो डायजाइगोटिक और मोनोजाइगोटिक ऐसे दो कंडीशंस दिखती है हमें। वो ट्विन गर्भ्स कैसे बताते हैं, ये शॉर्ट मैंने आपको चित्र में यहाँ समझाने की कोशिश की है। तो पहले क्या होता है, दो ओहम ही दो इसमें बढ़ जाता है। ओम जो है वो दो भागों में पहले से ही होता है, वह सिंगल जायगोट उससे बनता है। ठीक है। और फिर जेनेटिकली डिस्टिंक्ट ऐसे दो डिफरेंट सेपरेट प्लासेंटा निर्माण होते हैं। ठीक है, ये हो गई एक स्थिति, उसको डायजाइगोटिक कहते हैं। अभी देखिए, यानी शुरुआत से ही फर्टिलाइजेशन से पहले ही ओहम स्प्लिट हो गया है। ओके। यहाँ पे मोनोजाइगोटिक में क्या होता है, ओम एक ही रहता है और वह जाइगोट होने के बाद या जाइगोट होते होते वह स्प्लिट हो जाता है और जेनेटिकली बिल्कुल आइडेंटिकल वह दो गर्भ तैयार होते हैं और उनका प्लासेंटा जो है शेयर्ड, यानी एक ही प्लासेंटा से दो अम्बिलिकल कॉर्ड से वो कनेक्टेड रहते हैं। तो ये यमल गर्भ की स्थिति बताई है आधुनिक शास्त्र में डायजाइगोटिक और मोनोजाइगोटिक पद्धति से। आगे जाते हैं। चरकाचार्य दूसरे अध्याय में शारिस्थान के कहते हैं, कर्मात्मकत्वात् विषमांश भेदात् शुक्र सृजो वृद्धिम उपैति कुक्षौ एको अधिको न्यूनतरो द्वितीय एवं यमो अपि अधिको विशेषाः। तो वहां पे चरकाचार्य बताते हैं, वायु अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कर्मा, दैट इज द कर्मा ऑफ प्रीवियस बर्थ, पूर्व जन्मकृत जो कर्म के फल होंगे वो इस प्रकार से वह इस जन्म में उसका स्वरूप होता है या उसका रिजल्ट होता है। The birth divides the bija into unequal parts, then the child born from bigger portion will be healthier and the child born from smaller portion will be comparatively weaker. तो ये व्यावहारिक कुछ बातें जो है अप्लाइड एस्पेक्ट यहाँ पे चरकाचार्य जी ने बताए हैं कि डिवीजन समान नहीं हुआ है, असमान हुआ है, तो क्या होगा। आगे सुश्रुताचार्य का रेफरेंस है, यस्या मध्ये निम्नम द्रोणीभूतम उदरम सा युग्मम प्रसूयत इति। So the twin pregnancy is characterized by presence of depression in the center of abdomen with raised area of the periphery which resembles a boat. तो ट्विन प्रेगनेंसी क्लिनिकली कैसे डायग्नोस करनी है वह सुश्रुताचार्य बताते हैं कि वहां पे क्या होता है ट्विन प्रेगनेंसी में, एब्डोमेन अगर आप पाल्पेशन करेंगे जैसा प्रेगनेंसी में बताया है, तो वहां पे जो ये रहता है गर्भिणी का जो पेट रहेगा, एब्डोमेन रहेगा रेस्ट, वो जो है उसमें बीच में थोड़ा सा शैलो रीजन या जिसे हम कहेंगे बोट जैसा अपीयरेंस थोड़ा आएगा, इससे वो डिवीजन है, अंदर दो भाग है, ये पता चलेगा। ठीक है। अभी देखिए अवयव उत्पत्ति,
गर्भ में जो अवयवों की उत्पत्ति होती है वो किसकी प्रधानता उस अवयव में रहती है, सुश्रुताचार्य शारीर स्थान के चौथे अध्याय में बताए। आधुनिक शास्त्र में तो जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक, फीटल, इस पद्धति से वो 0 से 2 सप्ताह तक, फिर 3 से 8 सप्ताह तक और 9 सप्ताह से आगे उसका जन्म तक बालक के या गर्भ के, उसको ये 3 विभाग में बांटा जाता है। तो ये भी आप शॉर्ट में समझ लें। ये यहाँ पे जो बता रहे हैं इसका हमें चिकित्सा के लिए बहुत फायदा होता है। अगर किसी यकृत प्लीहानो शोणितजौ यानी यकृत प्लीहा गर्भ के अवयव जो रहते हैं उसकी उत्पत्ति प्रधानतः शोणित यानी रक्त धातु से होती है। तो जब भी यकृत और प्लीहा की कुछ विकृति या उससे संबंधित लक्षण रुग्ण को दिखेंगे तो हमें रक्त धातु के ऊपर कार्य करने वाली औषधियां ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस पद्धति से इसको हमने देखना है। तो ये श्लोक यहाँ पे हम छोड़ते हुए उसका ट्रांसलेशन देखें। यकृत प्लीहा जो है वो शोणित यानी रक्त धातु से निर्मित है। फुफ्फुस जो है वो रक्त के फेन से यानी उसके फोम से बनी हुई है, रक्त फेन से। देन उंडुक दैट इज सिक्कम, इट इज फॉर्म फ्रॉम शोणित किट्ट, शोणित का जो मल भाग है रक्त का उससे बना है। आंत्र, गुद, बस्ती कहाँ से बने हैं, तो वो प्रसाद ऑफ अस्त्र दैट इज प्रसाद यानी उत्तम भाग और रक्त का उत्तम भाग से वह बनते हैं। और रक्त का उत्तम भाग और कफ, ये दोनों घटक जो है वह पित्त के द्वारा उसका पचन होता है और वहां से फिर उस पचन होते हुए उसमें से वायु जो है वह प्रवेश करता है और इस पद्धति से हॉलो ल्यूमेन कैविटीज उसमें बन के फिर आंत्र, गुदा और बस्ती तैयार होती है। तो एक आयुर्वेद की विवेचन की अपनी पद्धति है और ग्रंथकारों का समय भी लगभग आज से अगर तुलना करें तो 3500 ईयर्स का है। और जैसे मैंने बताया कि वह रचना और क्रिया एकत्रित बताई है शारीर स्वरूप में। आगे जाते हैं, स्रोतसों की निर्मिति कैसे होती है, ऊष्मा और वायु इनसे। पेशी, इनकी उत्पत्ति होती है, वायु मांस धातु को विभाजित करता है और पेशी यानी मसल बेलीज जो है डिफरेंट तैयार होती है। सीरा स्नायु कैसे उत्पन्न होते हैं, तो वह स्नेह भाग ऑफ मेदा यानी मेद के स्नेह से सीरा और स्नायु उत्पन्न होते हैं। ठीक है, सीरा मृदु भाग से उत्पन्न होती है, मृदु भाग से, और स्नायु जो है वो मेद के खर भाग से उत्पन्न होती है। ठीक है, मृदु पाक यानी कच्चा पका हुआ और खर पाक यानी ज्यादा पका हुआ। आशय, जो भिन्न भिन्न आशय है जैसे गर्भाशय, पक्वाशय, आमाशय इत्यादि, वो कैसे तैयार होते हैं, तो वह रक्त और मेद धातु के प्रसाद भाग से। वृषण यानी टेस्टिस कैसे तैयार होते हैं, तो मांस धातु, रक्त धातु, कफ, मेद इनके प्रसाद भाग से। हृदय कैसे तैयार होता है, तो वह रक्त और कफ के प्रसाद भाग से। कलीय, कलीय कैसे तैयार होता है, तो रक्त और वात के द्वारा। त्वचा कैसे तैयार होती है, तो वह शोणित यानी रक्त के पाक के द्वारा यानी पचन के द्वारा। ठीक है, कला कैसे तैयार होती है, भिन्न भिन्न कलाएं, तो शरीर में कलाएं तैयार होती है, वह धात्वाशय धात्वाशय के अंदर जो क्लेद होता है उनसे कलाएं बनती है। ठीक है, कला शरीर में हम आगे जाके इसको विस्तार से देखने वाले हैं। इंद्रिया, इंद्रिया कैसे तैयार होती है, तो प्रसाद यानी उत्तम भाग कहाँ से, तो पंचमहाभूत, कफ और रक्त वह स्रोतस, इनमें जो पचन होता है उनसे इंद्रियां बनती है। कृष्ण मंडल, जो आंखों में कृष्ण मंडल रहता है वह उत्तम भाग जो है कफ का उससे बनता है। आंखों का कृष्ण मंडल के जो है वो 2 बार बताया है, आगे अस्त्रिक से बनता है। इसको जरा श्लोक में देखेंगे थोड़ा सा। ओके, तो आशय अभ्यास करोति आशय संभव। एनीवे, तो ये 2 भाग जो है वो प्रिंटिंग मिस्टेक है हमारा। दृष्टि मंडल, तो फॉर्म फ्रॉम दृष्टि मंडल जो तैयार होता है वो श्लेष्मा यानी कफ और रक्त से। ठीक है, तो यहाँ हम गर्भ शारीर की हमारी जो व्याख्यान श्रृंखला थी
वो खत्म करते हैं, यहाँ समाप्त करते हैं। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अगर प्रश्न है तो उसको जरूर पूछें। थैंक यू वेरी मच और बी कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड और विश यू best wishes for your exams, those who are going for exams. All the best.